जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण के 2 राज्यों का दौरा किया। लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया, इसके बाद वे कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक के बलबुर्गी में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है कि अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कलबुर्गी का ये जनसैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह, कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। भारत माता की जगत गुरु बसवेश्वरा अवरा नाडु शिव शरण राविडु ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನತೆಗೆ नमस्कारಗಳು। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। इतनी धूप में रोड शो का जो वातावरण बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उत्साह उमंग के साथ आशीर्वाद दे रहे थे। अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है और आपने घोषणा कर दी। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार साथियों, बीते 2 दिनों से मैं भारत के इस दक्षिणी भाग में ही हूं और इसके पहले मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। जो दृश्य मैंने श्रीनगर में देखा, जो जज्बा देखा भारत के प्रति, भाजपा के प्रति, जो उमंग और उत्साह देखा, साथियों मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद पिछले 2 दिन से दक्षिण भारत में मैंने 4 अलग अलग राज्यों का दौरा किया है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो या केरला में पथनमथिट्टा हो, हर तरफ लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तेलंगाना के
नागर कुरनूल की रैली में आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजकुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनावों में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हिमालय से समुद्र तक और रेगिस्तान से बारिश वाले पूर्वोत्तर तक बूथों पर एक जैसी सुविधा होगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वोटर या दिव्यांग वोटर घर बैठे ही वोट कर पाएंगे। जी हां, बूथ पर वो आएंगे तो उनको आयोग वेंटिलेटर सहयोग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी ने कहा है कि चुनाव के बाद मतदान केंद्र पर कचरा नहीं होगा, कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होगा। केवाईसी, वोटर हेल्पलाइन और सी विजिल ऐप सब वोटर कार्ड से बूथ उम्मीदवारों की जानकारी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ या वॉलंटियर चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा में 100 साल से ऊपर के 2.18 लाख मतदाता, जबकि 88.5 लाख दिव्यांग मतदाता है। इसी तरह से 85 साल से ऊपर के कुल 42 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनावों के कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष वोटर्स और 47.15 करोड़ महिला वोटर्स हैं। सीसी ने राजनीतिक दलों को प्यार से चुनावी अभियान करने की सलाह देते हुए कहा कि वे चुनाव अभियान के दौरान रेड लाइन पार ना करें। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव 7 चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। सीसी राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई और चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई और छठे चरण का मतदान 25 मई को और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, my recently joined distinguished colleagues, let me introduce you to them. Shri Gyanesh Kumar ji on my right and on your left, and Shri Sukhbir Singh Sandhu ji on my left. Senior officials from Election Commission of India, friends from media और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All three of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 6 nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं।
We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies. आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर हमले तेज करते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को सरकारें गिराने व राजनीतिक दलों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया जबरन वसूली गिरोह करार दिया। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुंबई के लिए रवाना होने से पहले महाराष्ट्र के ठाणे में जंभाली नाका पर लोगों को संबोधित करते हुए बात कही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड योजना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जबरन वसूली गिरोह है और जो लोग विरोध करते हैं ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग उनके पीछे पड़ जाते हैं। राहुल ने कहा कि यह एक जबरन वसूली गिरोह है जिसका इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को विभाजित करने के लिए किया गया है। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? ठीक है? मूड कैसा है? सुनाई नहीं दे रहा। मूड कैसा है? ठीक है? तो एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा, भाई को भाई के साथ खड़ा करने की यात्रा। देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। जहां भी देखो वो लोग नफरत फैलाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। लड़ाते नहीं लड़ाते? एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। परिवार में भाई भाई से लड़ता है तो परिवार कमजोर होता है, मजबूत होता है? कमजोर होता है। तो ये 24 घंटा देश को कमजोर करते रहते हैं। आपने कल वाला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है, कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है? अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है। करेक्ट? कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। 4 तरीके हैं। सबसे पहले, कोई कंपनी है, उस पर सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देती है। ठीक है? 2-3 महीने बाद बीजेपी को वो डोनेशन देते हैं और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, सड़क के, पुल के, अलग अलग देश में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 1-2 महीना पहले वही कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ी है वो पैसा देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब डेट को देखना है। एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी होती है, उसके एकदम बाद कंपनी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पैसा देती है और फिर सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है।
कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है उससे एकदम पहले वही कंपनी पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। यह हुआ दूसरा तरीका। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वह दोपहर में बीजेपी दफ्तर पहुंची और पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई वहां मुझे गाने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है। अनुराधा पौडवाल लोकप्रिय गायिका हैं। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक में एक कोंकणी परिवार में अलका नागकर्णी के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1973 में की थी और पहली बार उन्होंने फिल्म अभियान में एक श्लोक गाया था। साल 1973 में उन्होंने यशोदा से मराठी सिनेमा इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। इसके एक साल बाद उन्होंने गैर फिल्मी मराठी गीतों का एक रिकॉर्ड जारी किया जिसे अक्सर भाव गीतेन के नाम से जाना जाता है, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। अनुराधा पौडवाल ने साल 1984 में हीरो फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। 1985 में उन्होंने फिल्म उत्सव के लिए मेरा मन बाजा मृदंग गाया। गायिका अनुराधा पौडवाल को 1986 में उत्सव फिल्म के गाने मेरा मन बाजा मृदंग के लिए फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अनुराधा पौडवाल सोमवार को राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि पिछली बार प्रभु राम का गीत रघुपति राघव गाया था, तो यही प्रार्थना थी कि जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहां आरती चलती रहती है और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहां 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां अंबा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब सरकार के 2 साल पूरे होने पर शहीद भगत सिंह नगर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर के बालोवाल सौंखरी में पीएयू एग्रीकल्चर कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस मौके पर संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कृषि से जुड़े अहम मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि को मजबूरी के धंधे से बाहर निकालकर फायदे का धंधा बनाना है तो किसानों को अपडेट करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जोड़ा जी। ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ बच्चे इत्थे पढ़ रहे हैं, पढ़नगे, यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिसर साहबान, इस इलाके तो भारी बहुमत नाल विधान सभा दे विच तुहाडे इलाके की नुमाइंदगी करते मैडम संतोष कटारिया जी,
और मालवे दे लंबी हलके तो सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं हरा के अज पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री बने गुरमीत खोटिया जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी, साड़ी पार्टी के दर्जा बदर्जा चेयरमैन साहबान, सैकटरी एग्रीकल्चर, मीडिया तो सज्जन सारे, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कई दिनों तो लगातार 5-5, 6-6 प्रोग्राम, फिर कई बारी ठंडा पानी, कई बारी कोई कहते जी साड़ी चाह पियो, चाह तो बाद फिर ठंडा, तो थोड़ा जिहा गला खराब है, पर कोई गल नहीं, जो लोगों का प्यार ते ताड़ियां मिल जांदियां ने, इस तो वधिया कोई दवाई नहीं हैगी फिर। सो इस करके मैं तुहानूं सारिआं नूं इस मौके ते बधाई देनी चाहुंदा। मैं खुद एक किसान परिवार नूं संबंधित हाँ, हर किस्म की खेती हत्थी कीती है छोटे हुंदियां तो, ते यार अज दा ते पहलां दा बहुत फर्क पै गया खेती करन दे तरीकिਆਂ ਦਾ। वैसे तो हर एक फील्ड दे विच ही फर्क पै गया, खबरां छापण दा, खबरां नूं टीवी ते दिखाउण दा अंदाज सब फर्क पै गया। पढ़न दे तरीके बदल गए, पढ़ाउण दे तरीके बदल गए, काम करन दे तरीके बदल गए, रिश्तेदारियां दे विच जाण आउण दे तरीके बदल गए, इत्थों तक कि ब्याहां दे कार्ड देण दे तरीके बदल गए। जे कल्ला कार्ड दे जाण, ब्याह दा कार्ड दे जाण कोई रिश्तेदार, आपां जांदे नहीं, कहंदे फोन क्यों नहीं कीता नाल, सो नाल फोन भी करना पैंदा, तरीके बदल गए बुलाउण दे भी। सो इसे तरह खेती करन दे तरीके जिहड़े बदले आ, उन्हां दे विचों अज तुहाडा पिंड इलाके दे विच नहीं पूरे पंजाब दे विच इतिहास दे विच लिखिया जाऊगा, यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी तो बाहर आपदा पहला कॉलेज तुहाडे पिंड खोलिया, तुहाडे इलाके च खोलिया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्री श्री गौरनिताई महाप्रसाद शोभा यात्रा को लेकर निकाली गई हरि नाम संकीर्तन संध्या फेरी। श्री श्री गौरनिताई महाप्रसाद शोभा यात्रा 17 मार्च दिन रविवार प्राचीन गौशाला डिवीजन नंबर 3 से निकाली जा रही है। यात्रा की सूचना घर घर तक पहुंचाने के लिए इस्कॉन जनपद द्वारा लुधियाना के विभिन्न जगहों पर 7 दिवसीय हरि नाम संकीर्तन संध्या फेरी निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को अंतिम हरि नाम संध्या फेरी शिवाजी नगर से निकाली गई। इस संकीर्तन के बारे में बताते हुए योगेश गुप्ता ने बताया कि पूरे लुधियाना वासियों को इस यात्रा के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से और घर घर निमंत्रण देने के लिए 7 दिवसीय महासंकीर्तन संध्या फेरी आयोजित की गई और सभी लुधियाना वासियों को श्री श्री गौरनिताई महाप्रसाद शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बताया गया। हरे कृष्णा। 17 मार्च को बहुत ही भव्य श्री श्री गौरनिताई महाप्रसाद शोभा यात्रा डिवीज़न नंबर 3 प्राचीन गौशाला से आरंभ होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में घर घर में निमंत्रण देने के लिए 7 दिवसीय हरि नाम संध्या फेरियों का आयोजन किया जा रहा है। आज की ये अंतिम हरि नाम है जो कि शिवाजी नगर से आरंभ हो रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, लोग संध्या फेरी का उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर शहरवासियों को निमंत्रित करता हूं कि 17 मार्च को प्राचीन गौशाला में पहुंचें, भगवान के रथ का रस्सा खींचें। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के रथ का जो रस्सा अपने हाथ से खींचता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो जब भगवान रथ पे सवार होते हैं तो बहुत ही करुणामय और दयालु हो जाते हैं। तो आप आइए, भगवान की करुणा और कृपा को लूटिए, कहीं आप इस करुणा से वंचित न रह जाएं। 17 मार्च का दिन नोट करके रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज प्रभु किशन दी जड़ी यात्रा अज सारे हर तरह प्रभात फेरी जड़ी है गली गली साई संध्या होंदी है। लोग प्रभु का आशीर्वाद लैन लई सारे इलाके वाले और सारे मेरे प्यारे बच्चे ते सारे असी इकट्ठे हो गए प्रभु का अज आशीर्वाद लै रहे हैं। मुकेश जी, बेदी जी, जॉनी जी, सारे असी इकट्ठे हो गए प्रभु का आशीर्वाद लेने। सारे इलाके वाले से प्रभु अपनी कृपा बना के रखे, इसे तरह ही मेले लगते रहन। अज भगवान श्री गौर तलाई जी की जी यात्रा है वार्ड नंबर 81 के शिवाजी नगर इलाके विच श्री संजीव नैयर जी के निवास स्थान तो कड्ढी जा रही है। तो जिदा तुसीं देख रहे हो कि सैकड़ियां की तादाद दे विच इत्थे श्रद्धालु पहुंचे ने ते सारे ही श्रद्धालु भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे ने। जिद्दां कि कल हरचरण नगर रजीत सिंह पार्क दे विच यात्रा निकली सी ते अज नैयर साहब के निवास तो पूरे शिवाजी नगर दे विच यात्रा कड्ढी जाएगी। तो मैं सारे ही श्रद्धालुओं को बेनती करदा हाँ वध चढ़ के अज की यात्रा दे विच पहुँच के भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰ ਨਿਤਾਈ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦਮ ਸੰਧੇ ਫੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। सनातन धर्म का जो है इस टाइम परचम लहरा रहा पूरे भारत के विच और लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति बलराम जी के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत उत्साह है उन्हें दर्शन करने का। असी अपने वार्ड वालों बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रहे हैं तो भगवान के अगे ही प्रार्थना करते हैं कि साढ़े लुधियाने नूं, साढ़े इलाके नूं, साढ़े शहर नूं, भारत नूं, पंजाब नूं भगवान कृष्ण का और भगवान बलराम जी का ऐदा ही आशीर्वाद मिलता रहे। असी धर्म के रंग दे विच अरंगे रहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह और कपट के युग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग के कलमश से बचने के लिए। और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये शास्त्र जोर जोर से कहते हैं और कलयुग के हम जीव हैं, हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। तो नगर नगर गांव गांव चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान कह गए थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन किस तरह से शरणागति लेनी है तो सार भगवान ने भगवद गीता में दिया था 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में, लेकिन 66वें श्लोक में। लेकिन किस प्रकार से शरणागति करनी थी लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे थे। तो स्वयं भगवान किस प्रकार से उनका भक्त बनना है, किस प्रकार से पूर्ण शरणागत होना है, वो सिखाने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी ते आछे जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, कि पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं सब जगह हैं मेरे नाम का प्रचार होगा, हरि के नाम का प्रचार होगा। तो उस उपलक्ष्य में आज आपके जलंधर में ये हरिनाम संकीर्तन शिवाजी नगर में निकल रहा है और यही जीवन का सार है, यही कलयुग का सार है। अगर नाम कीर्तन करेंगे तो बहुत सरलता से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगी, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आप सब लोग आइए इस शोभा यात्रा में। परसों शोभा यात्रा है 17 तारीख को और इस लुधियाना में इसका लाभ उठाइए। देश विदेश से भक्त आएंगे, इसका लाभ उठाइए और आनंद उठाइए। हरे कृष्ण। लुधियाना से नवल की रिपोर्ट। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, शहीदों की जन्मभूमि जिला पठानकोट ने अपने असंख्य लाल देश पर कुर्बान कर राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखा है। देश पर मर मिटने इन अमर वीरों की स्मृति में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने हल्के के 8 सैनिकों की याद में यादगिरी गेटों का नींव पत्थर रखा और शहीद परिवारों को इस मौके पर बुलाया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कटारूचक ने कहा कि आज उनके लिए गौरव का दिन है कि एक ही दिन 8 बलिदानी गेटों का नींव पत्थर रखा जा रहा है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।